नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 9 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है नारीवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण। जहां ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस चैप्टर से अलग अलग भाग में अलग अलग क्वेश्चन बनते जाएंगे। जहाँ पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 1970 के दशक में नारीवाद में किन दृष्टिकोणों का उदय हुआ। 1980 के दशक में नारीवाद के किन दृष्टिकोणों का उदय हुआ। इको फेमिनिज्म क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको फेमिनिज्म क्या है। इसके साथ साथ महिला को आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है। तो देखिए, प्रस्तावना को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नारीवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ ही क्यों है। तो देखिए, पूरे विश्व की आबादी में आधी आबादी स्त्रियों की होती है और आधी आबादी पुरुषों की। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो केवल पुरुष ही पुरुषवाद रहा है, पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। आज जो आप विश्व के विकसित देश देखते हैं, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर भी कभी महिलाओं की स्थिति बिल्कुल निम्न थी। ना इन्हें वोट डालने का अधिकार था, ना इन्हें कोई संसदीय अधिकार था। अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका जीरो मानी जाती थी। लेकिन क्या ऐसे पूरे विश्व का विकास हो सकता है? महिला इस सृष्टि का सृजन करता है और फिर उसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों? ऐसे में कुछ शुरुआत में ऐसे लोग आए जिन्होंने फेमिनिज्म की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिन्होंने नारियों के विषय में सोचना लिखना शुरू किया। और इन्होंने यह पाया कि समाज की व्यवस्था ही ऐसी है, समाज के रूल और रेगुलेशन बनाए ही ऐसे गए हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति निम्न पर निम्न होती ही जाती है। और इन्होंने अपने अपने उदाहरणों से जोरदार तर्क भी दिए। उन्होंने कहा बायोलॉजिकल रूप से महिला अलग है, माना, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि समाज में उसके साथ भेदभाव किया जाए। इन्होंने कहा पितृसत्ता यानी कि पिता के बाद जो उनकी संपत्ति सारी पुरुषों को दे दी जाती है, यही सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है। तो महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए महिलाओं को तो छोड़ दो, आप एक मनुष्य होने के नाते, आप महिला होने के नाते छोड़ दो, आप एक मनुष्य होने के नाते ना प्रत्येक मनुष्य को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं। तो क्या महिला एक मनुष्य नहीं है? आज के युग में जब हम पेड़ पौधों तक की बात करते हैं, जीव जंतु तक की बात करते हैं, तो महिला अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये चैप्टर यही बताएगा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना में यह बताया गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 में आई थी। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो ये विश्व विकास रिपोर्ट जो ये 2012 में आई थी, 2002 नहीं 2012। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो ये 2012 में आई थी, इसने एक परिभाषा दी कि विकास का जो उद्देश्य है, वो विकास का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम गरीबी को कम करें, हम सभी तक न्याय की पहुँच करवा पाएँ, बल्कि विकास का अर्थ ये भी है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा दें, हम जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दें, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो हितों की खाई है उस खाई को कम करें, दोनों के लाभ को बढ़ावा दें। इस प्रकार महिलाएं सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास का भी क्या है, अंग है, यानी कि सतत विकास का अंग है। लेकिन जब हम देखते हैं तो वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जब हम विश्व स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार और रोजगार की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन ये सुधार जो है ये हर तरफ एक जैसा नहीं हुआ। विकसित देशों में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन कम विकसित देशों में महिलाओं की स्थिति आज भी निम्न ही बनी हुई है। आज भी अविकसित देशों में महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है, घोर शोषण हो रहा है। अगर उन्हें कहीं पर रोजगार का अधिकार दिया भी गया है तो रोजगार के स्थल पर उनका शोषण हो रहा है, उन्हें सिर्फ एक दिखावा समझा जा रहा है। ऐसे में समाज की सोच ही नहीं बल्कि पूरी समाज में ही परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ऐसा आपके चैप्टर की प्रस्तावना कह रही है। आगे चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि 1970 के दशक में नारीवादी की किन किन दृष्टिकोणों का उदय हुआ। तो 1970 के दशक में दो दृष्टिकोणों का उदय हुआ भाई। एक दृष्टिकोण का नाम था WID यानी कि वुमन इन डेवलपमेंट, और दूसरा दृष्टिकोण था वुमन एंड डेवलपमेंट। एक वुमन इन डेवलपमेंट और एक वुमन एंड डेवलपमेंट। वुमन इन डेवलपमेंट और दूसरा भाई वुमन एंड डेवलपमेंट। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इन दोनों की क्या क्या विचारधारा है, इस पैराग्राफ में हम यही जानेंगे। तो देखिए, हुआ क्या था, डेनमार्क में
एस्टर बोसेरूप ने 1970 में अपनी एक किताब लिखी। उस किताब में का नाम था वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकी इस किताब में इतने ज़बरदस्त तर्क दिए गए थे कि यूएनओ ने भी इसको समर्थन दिया। इस किताब में इन्होंने ये कहा कि भाई 1945 के बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के विकास पर जोर दिया गया है, पश्चिमी विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन महिलाओं के प्रति बेरुखी क्यों? महिलाओं को एक डीएक्टिव पर्सन के रूप में क्यों रखा गया? उन्हें सिर्फ हाउसवाइफ और महिलाओं के रूप में ही क्यों सोचा जाता है? उन्हें कृषि और खाद्य उत्पादन में भूमिका क्यों नहीं दी जाती है? जब इन्होंने ऐसे तर्क दिए तो यूएनओ ने 1975 में मैक्सिको में महिलाओं पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन करवाया और ये कहा जी अगले 10 साल महिलाओं के हैं, अगला डिकेड महिलाओं का डिकेड है। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो इसके बाद ही अर्थव्यवस्था में वुमेन इन डेवलपमेंट दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी में आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ानी है, उन्हें भी रोज़गार के संपूर्ण अवसर देने हैं, उन्हें भी इस काबिल बनाना है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकें, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति सक्षम होगा समाज में उसी का सम्मान होगा। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होती जाएगी, आपका सामाजिक स्थिति अपने आप ही अच्छी होती जाएगी। ऐसा वुमेन इन डेवलपमेंट दृष्टिकोण का मानना था। इन्होंने महिलाओं को एक निष्क्रिय लाभार्थी की स्थिति से कार्यक्रम का लाभार्थी बनाने के लिए और विकास के निर्धारित फंड तक पहुंचने में मदद करने की कोशिश करी। ये दृष्टिकोण महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और ये कहता है महिलाएं भी अच्छी प्रशासक हो सकती हैं, महिलाएं भी शासन व्यवस्था को चला सकती हैं, महिलाएं भी संसाधनों का प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट कर सकती हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? वुमेन इन डेवलपमेंट। वुमेन इन डेवलपमेंट की बात करें तो ये विकास में सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रह गया। ऐसे में इसलिए महिलाओं की असमानता जैसे मुद्दों को नहीं उठाया। इसी वजह से वुमेन इन डेवलपमेंट जो है ना, वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके निष्क्रिय हो गया। ये इसकी सबसे बड़ी कमी बन गई कि ये सिर्फ एक ही दृष्टिकोण तक चला, केवल आर्थिक। इसने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन अन्य सभी दृष्टिकोण की अवहेलना करी। तो जब एक ही धारा पे आप चलते हैं ना, तो आपको पूरा समर्थन नहीं मिल पाता। आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई योजना रख रहे हैं, कोई दृष्टिकोण रख रहे हैं, तो आपको बहुत सारी समाज की धाराओं को अपने आप में जोड़ना पड़ेगा। अब जब वुमेन इन दृष्टिकोण जो था वो अपना काम नहीं कर पाया, तो एक नया दृष्टिकोण आया, वुमेन एंड डेवलपमेंट। वुमेन एंड डेवलपमेंट ने मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया। मार्क्सवाद के अनुसार क्या होता है? मार्क्सवाद के अनुसार ये होता है कि जब जब पूंजीवाद का उदय होगा तब तक समाज में एक वर्ग शोषण होगा और दूसरे वर्ग शोषण करेगा। तो ऐसे में ये कहेंगे कि घर के अंदर महिलाओं की भूमिका क्या है, घर के बाहर महिलाओं की भूमिका क्या है। तो ऐसे में चाहे घर के अंदर महिलाओं की भूमिका हो, चाहे घर के बाहर महिलाओं की भूमिका हो, इन्होंने श्रम के महत्व का जोर दिया कि अगर आप श्रम कहीं पर भी कर रहे हो, आप मेहनत कहीं पर भी कर रहे हो, तो आपको पारितोषिक मिलना चाहिए, आपको वेतन मिलना चाहिए। और इस दृष्टिकोण ने यह भी कहा वुमेन एंड डेवलपमेंट वाले ने कि जो महिला है ना, वो महिला हमेशा समाज की इकोनॉमिक हर क्रिया में होती है, अर्थव्यवस्था के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, भले ही उसे उतना ज़्यादा समझा जाता हो इकोनॉमी में या नहीं समझा जाता हो। तो 1970 के दशक में कितने दृष्टिकोण का उदय हुआ? 2, वुमेन इन डेवलपमेंट और वुमेन एंड डेवलपमेंट। अब आगे आएगा 1980 का दशक, और 1980 के दशक में जेंडर एंड डेवलपमेंट दृष्टिकोण का विकास होगा, जिसे हम इसके साथ साथ मॉजर हैं, उन्होंने अपना एक अलग मॉडल दिया नारीवाद के लिए। तो देखिए, जेंडर एंड डेवलपमेंट दृष्टिकोण की विशेषताओं की बात करूं तो जेंडर एंड डेवलपमेंट केवल महिलाओं की बात नहीं करता, वो जेंडर यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों की बात करता है। वो कहता है विश्व में पुरुषों की स्थिति भी ज़्यादा कोई ठीक ठाक नहीं है, ऐसे में समान रूप से दोनों जेंडर एक साथ बढ़ने चाहिए, समान रूप से दोनों जेंडरों का एक साथ विकास होना चाहिए। कह रहे हैं 1980 के दशक में नारीवाद की तीसरी लहर आई, जो कि किसकी थी? जेंडर एंड डेवलपमेंट की। क्यों 2 लहरें कौन सी थी? वुमेन इन डेवलपमेंट और वुमेन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अमेरिका और अन्य विकासशील देशों में अभी भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी, महिलाओं को नागरिकता नहीं मिली थी, वोट डालने का अधिकार नहीं थे। तो ऐसे में जेंडर एंड डेवलपमेंट जो दृष्टिकोण था, यानी कि लिंग और विकास जो दृष्टिकोण था, इसने कहा कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी श्रम में क्या मिलना चाहिए? वेतन मिलना चाहिए, और पुरुषों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि इनके जेंडर अलग अलग हैं, बल्कि दोनों ही क्या हैं? मनुष्य हैं, दोनों को ही समान रूप से लाभार्थी होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? जेंडर एंड डेवलपमेंट दृष्टिकोण। ये विकासशील कार्यक्रमों पर ध्यान देगा, ये महिलाओं के साथ जो हिंसा है उसकी बात करेगा, परिवार में महिलाओं को उत्पीड़न जो हो रहा है उसका कारण आर्थिक विकास ही है,
वो ये कह रहा है कि हर किसी को आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पाता, तो जो गरीब परिवार होते हैं यहाँ पर महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर भूमिका उनकी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और ये बात तो रियलिटी है, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं अपने आप आने लग जाएंगी। तो ऐसे में श्रम विभाजन को बढ़ावा देंगे, ये महिलाओं के उत्पादन और प्रजनन भूमिकाओं पर जोर देंगे। ये कहेंगे कि जो राजनीति है, यानी कि राज्य जो सरकार है, इसे बच्चों की देखभाल, बच्चों का वहन और पोषण के रूप में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सरकार को इसके लिए कार्य करने चाहिए अल्पविकसित देशों में, विकासशील देशों में, ताकि महिलाओं की प्रजनन क्षमता है जो वो ठीक हो सके, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके, कि बार बार माँ बनने की वजह से बहुत सारी महिलाएं पहले मर जाती थी। इन सब पर ध्यान दिया जाए। इन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान विकास की सुनिश्चितता की बात करी है, किसने, जेंडर एंड डेवलपमेंट दृष्टिकोण ने। अब आगे चलकर एक अन्य नारीवादी थे कैरोलिन मॉजर, इन्होंने भी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने भी एक शोध पत्र लिखा है जिसका नाम है जेंडर प्लानिंग इन द थर्ड वर्ल्ड, और इसमें इन्होंने महिलाओं के व्यवहारिक और रणनीतिक जरूरतों के बारे में बताया है कि हम जो प्लानिंग करते हैं महिलाओं के बारे में, कोई ज़रूरी नहीं है उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत हो। ऐसे में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, हमें समाज की ज़रूरत तक पहुंचना चाहिए। समाज की ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, यानी कि नीतियाँ बनाकर समाज पर थोपनी चाहिए कि हमने कोई नीति बना दी और समाज पर थोप दी। कोई जरूरी नहीं हो समाज के लिए ठीक हो, पहले हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए। समाज का अध्ययन करने के बाद नीतियाँ बनानी चाहिए, तब वो नीतियाँ कारगर सिद्ध होंगी। तो अगर 1970 दृष्टिकोण आएगा तो आप कर दोगे, 1980 का दृष्टिकोण आएगा तो भी आप कर दोगे। अब आगे चैप्टर में क्या बताई गई है, आगे चैप्टर में बताया गया नव उदारवाद और उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद। देखिए जब भी कहीं पर उदारवाद वर्ड आ जाए ना, तो देखिए हालांकि अगले सब्जेक्ट कोडों में हम उदारवाद की विचारधारा पढ़ेंगे भी, लेकिन एक लाइन में अगर मैं उदारवाद को डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये कहूँगा ये मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल दे रहा है। ये कह रहा है मनुष्य में असीमित क्षमताएँ हैं और ऐसे में राज्य को उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फाइनली जो महिलाओं के विकास की बात की जाएगी ना, आर्थिक विकास की बात की जाएगी, वो नव उदारवादी विचारधारा में की जाएगी। ये कहेंगे श्रम बाजार में जो महिलाओं की असमान परिस्थिति है ना, मजदूरी तक में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि अगर महिलाओं को काम भी मिलता है तो वेतन समान नहीं मिलता पुरुषों के बराबर। घरेलू मोर्चों पर परिवार को खाना खिलाना जो उनका पारंपरिक काम है, अब यह भी मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा नव उदारवादी कह रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को विकास की नीतियों में शामिल करना ही होगा। पितृसत्तात्मक रूप से जो भेदभाव आ रहे हैं उन्हें ख़त्म ही करना होगा। इसके लिए 1985 में केन्या के नैरोबी में महिलाओं पर दूसरे विश्व सम्मेलन बुलाया गया। तो मैं इस चैप्टर में पहले बता चुका हूँ महिलाओं का पहला विश्व सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मुझे पता चलेगा आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, कि पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था। तो 1985 में नैरोबी में महिलाओं पर दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें एक महिला संगठन था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव विद वुमन फॉर अ न्यू एरा, यानी कि DAWN डाउन। इसने आर्थिक विकास के रूप में विकास की संकीर्ण परिभाषा को खारिज कर दिया और इसके आधार पर यह तर्क दिया कि महिलाओं के जीवन में जो संकट है ना, ये उपभोक्तावाद की वजह से हैं, ये गरीबी की वजह से हैं। ऐसे में हमें निर्धनता को दूर करना होगा, अल्प विकसितता को दूर करना होगा, तब हम महिलाओं के विकास कर सकते हैं, तब हम समाज का विकास कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, DAWN संस्था ने, ठीक है भाई। इसके लिए वो कह रहा है कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार हमें प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना होगा, संसाधनों का उपयोग करना होगा, उन सभी नीतियों को ख़त्म करना होगा जो लैंगिक अधीनता को बढ़ावा देती हैं, यानी कि महिलाओं को अधीनता को बढ़ावा देती हैं, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, निर्धनता को बढ़ावा देती हैं। ऐसी सभी नीतियों को हमें ख़त्म करना होगा और इस पर विचार चर्चा यहाँ पर की गई। बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने लेख यहाँ पर लिखे। चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ से शुरू होता है भाई, इकोफेमिनिज्म क्या है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई कई बार आया हुआ है कि इकोफेमिनिज्म क्या है। तो देखिए इकोफेमिनिज्म की अगर मैं समरी दूँ, आपको साधारण शब्दों में समझाऊँ, तो इकोफेमिनिज्म वालों का ये कहना है कि महिलाओं और पुरुषों को स्वभाव के आधार पर बांटा गया, जहाँ ये कहा गया कि महिलाएं क्या हैं, सहनशील हैं, महिलाएं क्या हैं, गुणवत्तापूर्ण हैं, महिलाएं दयालु प्रवृत्ति की हैं। ऐसे में जो नेचर है ना, इसको संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की होनी चाहिए, जबकि पुरुष स्वभाव से क्रूर है, अत्याचारी है, कठोर है। ऐसे में वो पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जो मातृत्व की क्षमता है, दयालुपन की क्षमता है, केयरिंग स्वभाव है इनका, इसी वजह से ना पर्यावरण को यही बचा सकती हैं, ऐसा इकोफेमिनिज्म में कहा गया। लेकिन फिर इसकी आलोचना की जाएगी और ये कहा जाएगा नहीं,
अगर महिलाएं पर्यावरण के निकट हैं तो उसका एक कारण यह है कि महिलाओं को शुरुआत से पर्यावरण के निकट रखा गया, जिसकी वजह से पर्यावरण के प्रति उनकी फीलिंग हो गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि महिलाओं को शुरुआत से घरेलू दुनिया में बांध रखा, तो ऐसे में महिलाएं क्या करती थी, वनों में जाती थी, लकड़ियों को इकट्ठी करती थी। महिलाएं क्या करती थी, शहद निकालती थी। महिलाएं फसलों की देखभाल करती थी। तो ऐसे में ना उनका प्रकृति से, नेचर से क्या होता गया, मन लगता गया। ऐसे में जब प्रकृति उजड़ती गई तो महिलाओं को दुख भी होता गया। लेकिन यदि पुरुष भी प्रकृति के निकट हो तो पुरुष के अंदर भी ऐसी भावनाएं आ जाएंगी, ऐसा इकोफेमिनिज्म का कहना है। यही ये पूरा पैराग्राफ यही कहेगा यदि आप पढ़ेंगे। फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि जब हम इकोफेमिनिज्म की बात करते हैं तो 1970 के दशक में इकोफेमिनिज्म आया, जहाँ इसने महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो द्वंद्ववाद चल रहा था, जो अधिकारों की लड़ाई चल रही थी, उस पर यह कहा कि ये जो अधिकारों की लड़ाई ये फीलिंग की वजह से है, ये भावनाओं की वजह से है। क्योंकि मनुष्य का नेचर अलग है, पुरुषों का नेचर अलग है और महिलाओं का नेचर अलग है। ऐसे में सभ्यता का जो विकास हुआ वो इस नेचर के आधार पर हुआ। इकोफेमिनिज्म ने इस चीज़ को मना कर दिया। इकोफेमिनिज्म ने कहा कि जो पहले नेचर के आधार पर भेदभाव होता था महिला और पुरुषों के, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा महिलाओं और प्रकृति के बीच में अपमानजनक जुड़ाव की उसने निंदा करी है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल भी दिया है कि स्त्रियों के गुण क्या हैं, महिला पुरुष की तुलना में प्रकृति के अधिक निकट क्यों हैं, महिलाएं आशाई किरण के रूप में क्यों हैं। यहाँ पर वो ऑलरेडी सारी बात बताई गई जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इकोफेमिनिज्म की अगर विचारधारा आएगी तो डेफिनेटली आप कर देंगे, टिप्पणी में ही आ सकती है, 20 नंबर में तो नहीं आएगी। आगे बात आती है आर्थिक विचारों की। आर्थिक विचार का जो दृष्टिकोण है ये क्या कहता है नारीवाद में। आर्थिक विचार का दृष्टिकोण एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये कहता है कि महिलाएं जो घरेलू काम करती हैं इसके लिए भी उन्हें वेतन मिलना चाहिए। इस दुनिया में यदि महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें घरेलू दुनिया से बांध दिया गया है और उसके साथ साथ उसका वेतन एक भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से महिलाओं को क्या माना जाता है, ये कहा जाता है कि डिएक्टिव पर्सन है, इकोनॉमी में कोई काम नहीं करती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि पुरुष उसी काम को करते हैं तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, तो महिलाओं को क्यों नहीं। इस दुनिया में जो भी बंदा काम करता है उसको उस काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप पैसा छोड़ो, आप सम्मान भी नहीं दे पा रहे हो। जो इस पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति असमानता का व्यवहार है वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं को घरेलू दुनिया से बांध दिया गया और बदले में उस घरेलू काम के उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। ये श्रम का असमान वितरण है। ऐसा किसने बात की जा रही है, आर्थिक विचारों में, कि विकास के विमर्श में महिलाओं की क्या की जा रही है, अनुपस्थिति की जा रही है। जहां अर्थशास्त्र में हर काम के बदले वेतन मिल रहा है, महिलाओं और पुरुषों को समान काम करने की दिशा में निष्पक्षता से ये चीज़ें काम कर रही हैं। ऐसे में नारीवादी अर्थशास्त्री ये पूछते हैं कि बाजार में महिलाओं की भूमिका क्यों नहीं है। अगर बाजार में हमें महिलाओं की भूमिका बढ़ानी है तो सबसे पहले घरेलू काम का एक आर्थिक मूल्य तय करना होगा ताकि महिलाओं के शोषण को ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ से यहाँ तक ये बात की गई है कि महिलाएं क्या क्या काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर रही हैं, पोषण को प्रदान कर रही हैं, जीवन का सृजन कर रही हैं, फिर भी तो उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ से यहाँ तक इस वाले पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया। देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। लास्ट में बात करी जा रही है कि विकास में महिलाओं के जो स्थान है हमें कैसे पता चलता है, ये निम्न स्तर पर या उच्च स्तर पर, यानी कि महिलाओं के स्थान को कैसे नापा जाता है। तो देखिए इसके लिए ना हर साल मानव विकास की रिपोर्ट आती है, यानी कि HDI की रिपोर्ट आती है जिसमें स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP प्रस्तुत करती है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि किस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है और जीवन की प्रत्याशा क्या है। जब हम मानव विकास की लिस्ट देखते हैं तो इसमें हर देश का एक क्रम होता है। नंबर 1 पर नॉर्वे चल रहा है। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्वे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर स्विट्ज़रलैंड है और नंबर 3 पर आयरलैंड है। भारत की बात की जाए तो 129 रैंक है भारत की। तो जो ये रैंक है, ये जो मानव विकास की लिस्ट है, ये महिलाओं और पुरुषों के बारे में बताती है कि इसका स्थान कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, महिलाओं को कितने अवसर मिल रहे हैं, पुरुषों को कितने अवसर मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड वन बात आती है लैंगिक संबंधी मानव विकास सूचकांक। इसमें भी स्कोर 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। यहाँ पर वही मानव विकास की लिस्ट है कि किस देश का क्या क्या स्थान है। तो UNDP ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1995 में मानव विकास की रिपोर्ट के अंतर्गत लैंगिक संबंधी रिपोर्ट भी बात करी, जिसमें हम क्या क्या बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी को देखेंगे, कहाँ पर किस देश में कितना है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे लिंग अनुपात क्या है, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है,
पूरे पूरे विश्व में पूरे पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कुछ देशों में तो स्त्रियों की संख्या ठीक है और कुछ देशों में नहीं। फिर तीसरा है जीडीआई। जीडीआई का मतलब है लैंगिक सशक्तिकरण मूल्यांकन, यानी कि महिला सशक्तिकरण कितना आगे बढ़ रहा है। इसमें भी हर देश को स्कोर दिया जाता है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है और कितनी कम। आगे बात ये आती है कि अगर महिलाएं अनडेवलप्ड हैं तो इसको कैसे विकास किया जाए, डेवलप्ड कैसे किया जाए। तो उसका पहला दृष्टिकोण है कल्याणकारी दृष्टिकोण। कल्याणकारी दृष्टिकोण ये कहेगा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे गरीबी बढ़ रही है, ऐसे में गरीबी को कम करने के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं की जो प्रजनन भूमिका है उस पर ध्यान देना चाहिए, पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए, बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, शिशु पालन पर देखभाल देना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? कल्याणकारी दृष्टिकोण। इन्होंने कहा है जब जब गरीबी खत्म होगी महिलाओं का भी क्या होगा? कल्याण होगा, और इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। ये भी देखा गया महिलाएं बहुत सारे अभावों से घिरी हुई हैं। महिलाएं परंपराएं जो हैं वो पिछड़ापन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको ऐसे रूल और रेगुलेशन में बांध दिया गया है। तो ऐसे रूल और रेगुलेशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कौन कह रहा है? कल्याणकारी दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण कह रहा है कि महिलाओं को समान रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इक्वलिटी नहीं लाएंगे समाज में तब तक पूरे समाज का विकास कैसा होगा। यानी कि ये वाला दृष्टिकोण महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने की बात करता है। तीसरा दृष्टिकोण निर्धनतारोधी, नाम से पता चलता है गरीबी को ख़त्म करने की बात करेगा और समाज के एकीकरण की बात करेगा। सबसे तगड़ा दृष्टिकोण है दक्षता। ये ना स्किल्स को बढ़ावा देने की बात करेगा, शिक्षा साक्षरता को बढ़ावा देने की बात करेगा। इसका कहना है कि मानव संसाधनों का उपयोग हम करते हैं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे में अगर हमें उत्पादन को बढ़ावा देना है, इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, तो हमें क्या करना होगा? लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, लोगों को टेक्निकल बनाना होगा, लोगों को तर्कवादपूर्ण बनाना होगा। देखो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक कर सकें। जब हम अपने घर की अर्थव्यवस्था ठीक कर लेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। तो महिलाओं और पुरुषों की दोनों की भूमिका होती है अर्थव्यवस्था को सुधारने में। दोनों ही राष्ट्र विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में दोनों के ऊपर ही स्किल्स डेवलपमेंट पे खर्चा करना चाहिए, दोनों की पढ़ाना लिखाना चाहिए और दोनों को ही टेक्निकल बनाना चाहिए। और पांचवा दृष्टिकोण है सशक्तिकरण दृष्टिकोण। सशक्तिकरण जो दृष्टिकोण है, कहाँ गया ये दृष्टिकोण तीसरी दुनिया के देशों की बात कर रहा है। तीसरी दुनिया का मतलब कौन से देश हैं? गरीब देश, जो देश कभी ना कभी किसी न किसी महाशक्ति गुलाम थे, जैसे कि एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लतीनी अमेरिका के देश। तो ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्त का मतलब क्या होता है? मजबूत बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भरता के गुण बढ़ाना, समाज में विधायी, कानून, आर्थिक अन्य स्तरों पर महिलाओं को पूरी तरीके से मजबूत कर देना, ताकि महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपने जो पढ़ा है पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग, इस चैप्टर से आप लिखेंगे। वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट करके हमें बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।